नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है भाई बेल्ट्रोन में। पहले तो ये बहुत आसान लग रहा था, लेकिन अभी कुछ बड़ा होने वाला है इसके अंदर। बेल्ट्रोन ने किया है गलती, रिजल्ट पे पड़ेगा असर। संपूर्ण जानकारी मिलेगा इस वीडियो में। मैं हूं केके सर और केके सर ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। वीडियो में पूरा बना रही है, पूरे देखिएगा तब समझ में आएगा। 1 मिनट देख के जजमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है, ये आपके करियर का सवाल है, ये आपके मेहनत का सवाल है। जी हाँ, जब बेल्ट्रोन ने नॉर्मलाइजेशन के बारे में सूचना दी थी 31 जनवरी को आंसर की के साथ, तब तक तो ये चीज सम्मान लग रहा था। हमें भी लगा कि चलो भाई ये कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन जब बहुत जगह से ऐसा मैसेज आने लगा कि भैया इसके जगह इसके आड़ में कुछ ना कुछ गलत होने की संभावना है, या हो सकता है कुछ ना कुछ गलत हो रहा होगा, ये चीज तो स्पष्ट नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में कहीं मेरा 1 मार्क बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, क्या होगा नहीं होगा, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा ही बिल्कुल गलत है। ये तो होना ही नहीं चाहिए। इन चीजों पे हमने तो गौर ही नहीं करा कि भाई क्या गलती कर दिया। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको कुछ चीज दिखाने वाले हैं, पूरा उसको पहले पढ़िए। देखिए, सबसे पहला नोटिस जो आया था 2024 में, ठीक है ना, 2/2/2024 को, जिसमें यह बताया गया था कि 20 तारीख से जो है अभ्यर्थी अपना डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसका कुछ एग्जाम शुल्क दिया हुआ था, ये भी सही है। ठीक है ना, ये भी बताया गया कि भैया एनआईओएस के सिलेबस पे आपका एग्जाम होगा, वो भी सही है। 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 50% अंक लाना आवश्यक है, वो भी सही है। एमसीक्यू की परीक्षा होगी, वगैरह होगी, मंगल फंड पर टाइपिंग होगी, हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 वर्ड जो है वो आपको देना होगा, ये भी जानकारी स्पष्ट है। परीक्षा को उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल संधारित किया जाएगा। ठीक है ना, ये भी सही है। 40% आरक्षण वगैरह सब कुछ स्पष्ट है। कट ऑफ का मतलब हो गया कि जितने सीट होंगे उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगा, ये भी सही है। इसके बाद यह भी दिया गया था कि एजेंसी के द्वारा जो आपको संविदा पे रखा जाएगा, इस पे किसी प्रकार की आप कोई आप ये कार्रवाई नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह, ये चीजें भी आपकी स्पष्ट है। उसके बाद हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्त अनुक्रम में मेधा सूची के आधारित पैनल बनाई जाएगी, तथा मतलब यहाँ पे मेन कहा गया कि हिंदी टाइपिंग के आधार पे जिसका हिंदी टाइपिंग सबसे अच्छा रहेगा, उन्हीं का जो है सबसे पहले मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन होगा, फोटो अपलोड होगा, वगैरह वगैरह, हेल्पलाइन नंबर भी दिया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि भैया इस पूरे नोटिस में जो कि 2/2/2024 को आया था, नॉर्मलाइजेशन के बारे में तो चर्चा ही नहीं है कहीं पर। कहीं इसमें नॉर्मलाइजेशन का चर्चा नहीं है। पूरा नोटिस आप देख लीजिए, कहीं नहीं इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं है। अब बात है कि हुआ क्या नहीं है, तो ये आ गया 31/1/2025। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस डेट का भैया, 31/1/2025 का ये एक मैटर है। ठीक है, 31/1/2025 का, जिसमें यह कहा गया है कि भैया डीओ अभ्यर्थी के कंप्यूटर परीक्षा सूचना, यहाँ पे दिया कि एमसी का ऑब्जेक्शन फॉर्म लाइव है, ये सब वगैरह दे दिया। इतना तक आपका डेट रहेगा। लास्ट में कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाते हुए, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाते हुए परीक्षाफल प्रकाशन हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये नोटिस 1 साल बाद लगभग आप कह सकते हैं कि बेल्ट्रॉन को याद आया कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। मतलब ये कौन सी भाई बात हो गई। आप अचानक कैसे अपने नियम को बदल सकते हैं। आपने बोला कि आपको 30% चाहिए, आपको ये हिंदी में 25 चाहिए, इंग्लिश में 30 का स्पीड चाहिए। ठीक है, हिंदी के आधार पर हम आपका सिलेक्शन करेंगे। अचानक बोले कि नॉर्मलाइजेशन। अब बच्चे को पहले से पता नहीं था, कि अगर पहले से पता होता तो उसके हिसाब से एग्जाम देता। अब पहले से कैसे पता होता, तो चलिए इसके एग्जाम्पल में हम बिहार स्टेट के कंप्यूटर टीचर वाला जो आता है, मतलब बिहार स्टेट का जो टीचर वाला वैकेंसी आया था स्टेट के लिए, समझे ना, उनके नोटिफिकेशन को हम देखते हैं। यहाँ देखिए, ये स्पष्ट कह रहा है कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा। सीबीटी पर आधारित क्या करा कि विधि आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षा के लिए ज्यादा होती है, का आयोजन एक से अधिक पालियों अथवा तिथियों डेट में किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है। बहुत अच्छी बात है, स्टेट ने क्लियर कर दिया कि बेटा हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। उनके हिसाब से यह भी बताया गया है कि कैसे कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, कैसे मार्क इसमें बढ़ेगा घटेगा, ये सारी चीजें स्टेट ने स्पष्ट कर दिया है। सारी चीजें, इससे बच्चे को पता था कि हमें एग्जाम कैसे देना, किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, किन क्वेश्चन को नहीं करना, ये सारी चीजें यहाँ पे बताया गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, इन्होंने नोटिस में ये भी नहीं बोला कि हम नॉर्मलाइजेशन क्यों करेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर इसमें भी तो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन करेगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन कहानी यह है कि इनको नहीं पता था कि नॉर्मलाइजेशन अलग अलग शिफ्ट में होगा। बेल्ट्रॉन को पहले सोया हुआ था क्या, कि बेल्ट्रॉन को पता था कि नहीं पता था। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, सर आपको क्या दिक्कत है, मार्क बढ़ रहा है घट रहा है। तो देखो, दिक्कत यहाँ पे मार्क बढ़ने घटने से नहीं है, तो दिक्कत ये है कि क्या सही है और क्या गलत, और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने नोटिस के साथ छेड़छाड़ करा, आपने नोटिफिकेशन को यहाँ पे बदला है।
और संवैधानिक नियम ये कहता है कि आप किसी भी एग्जाम से पूर्व नोटिस बदल सकते हैं, लेकिन एक बार एग्जाम हो जाने के बाद आप किसी प्रकार के बदलाव नहीं कर सकते। इन मुद्दा पे भी हम वापस आएंगे, ठीक है। और यहाँ आइएगा, इस पूरे नोटिस में इसके बारे में कहीं कुछ डिस्कस ही नहीं करा कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ये करेंगे। अब समस्या ये है कि अगर इसको स्पष्ट तरीके से किया जाए तब तो ठीक है, लेकिन इसके आड़ में अगर कुछ गलती हो जाए, अगर मान लीजिए कि अब ऐसे विद्यार्थी, सोचिए आपका 30 मार्क है और आप पास हो रहे हैं, अभी तक आपको लग रहा है कि हम पास हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में चैलेंज किया जाए, आपने देखा कि सभी क्वेश्चन के जवाब सही है, बेल्ट्रॉन के द्वारा जारी किया गया भी सभी जवाब सही है, और हमें 30 आ रहा, मतलब इलिजिबल है, किसी प्रकार से हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आ गया 27। कोई मान लीजिए 35 है, वो घट के आ गया 29 पे, मान लीजिए घट के आ गया 27 पे, उनका किसी तरह से इलिजिबल नहीं हुआ। कोई 29 है, उसका बढ़ के मान लीजिए 30 हो गया, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल कम है, इसकी संभावना कम बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको अभी लग रहा है कि पास हो रहा है लेकिन वो फेल हो जाए, समझ गए, तो इनका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि आपने नॉर्मलाइजेशन के बारे में पहले स्पष्ट किए ही नहीं थे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से गलती होने की संभावना मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं गलती हो सकता है, कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट पे प्रभाव पड़ सकता है इस विधि से। आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट में बताएगा कि ये नॉर्मलाइजेशन नोटिस आने के बाद इस चीज को बताना कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे, कितना हद तक, किस हद तक ये चीज सही है, ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है। एग्जाम के बाद नोटिस बदलने से क्या हुआ है या क्या होगा, ठीक है ना। इससे पहले ऐसा कुछ मैटर हुआ है जहां पे मान लीजिए कि एग्जाम का नोटिस बदल दिया गया, एग्जाम मतलब एग्जाम होने के बाद जो है नोटिफिकेशन बदला गया और उस पर कुछ कार्रवाई हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ है तो हुआ है, ठीक है। क्या है, तो पहला केस देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एम भास्करन का जो है वो केस था। ये क्या था, यूनियन ऑफ इंडिया और एम भास्करन का केस, तो हम आपको बताते हैं। देखिए हुआ क्या था, 1995 में, हम इसको पूरा डिफाइन नहीं किया, गूगल कर लीजिएगा, 1995 में, ठीक है ना, एम भास्कर ने जो कोर्ट ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनमें एक याचिका दायर करता है कि रेलवे के द्वारा जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें मेरा सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नाम आया था, लेकिन अचानक उस पैटर्न को उन्होंने बदल दिया एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट होने के बाद, उस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब इस पे केस लड़ा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए, एक बार यदि आप एग्जाम से पहले नोटिस कोई भी जारी कर दिए हैं, समझे ना, ऐसे कोई भी बदलाव नहीं कर सकते जो स्टूडेंट के हित में ना हो, जहां से किसी भी छात्र को नुकसान हो, समझ गए, किसी को लाभ हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, तो नुकसान किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा कोई भी नोटिस नहीं कर सकते। आज भी इस प्रकार की सिचुएशन में इसको रेफरेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे पेश किया जाता है कि देखिए, इस प्रकार का सुनवाई पहले भी हुआ था, इसमें इनका जीत हुआ था गवर्नमेंट के खिलाफ। दूसरा केस है कि मानो जसरी और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में, स्टेट ऑफ आंध्रा, इनके इन पे भी एक ये हुआ था कि इसमें हुआ था कि कोर्ट का कोई जॉब आया था, तो उसमें बेचारे ने फॉर्म भरा था, फिर कुछ नियम को चेंज करके इनका जो सिलेक्शन लिस्ट से नाम हटा दिया गया था, इसमें भी इनका जीत हुआ। तो ये ऐसे केसेस हैं जो ये प्रूफ करता है कि एग्जाम के बाद अगर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन बदलाव होता है, समझ गए ना, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। हाँ, आप डॉक्यूमेंट अपलोड मंगवा सकते हैं, समझ गए ना, आप एग्जाम के फॉर्म भरने के डेट आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तब री एग्जाम ले सकते हैं, लेकिन आप पूरे के पूरे एग्जाम के जो सिलेक्शन पैटर्न होते हैं, उनके जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उनमें किसी प्रकार के बदलाव नहीं कर सकते, जो कि बेल्ट्रॉन ने किया नॉर्मलाइजेशन के नाम पे। अब आप लोग बताइए कि जो मेरा बेल्ट्रॉन से सवाल है नॉर्मलाइजेशन के आधार पे, पहला सवाल यह है कि पहले नोटिस में कोई जानकारी क्यों नहीं दिया गया। जी हाँ, जो पहला नोटिस आया था 2/2/2024 को, उसमें आपने क्यों नहीं बताया कि हम हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे, विद्यार्थी उस हिसाब से एग्जाम देता, सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं करता। दूसरा, नोटिस जारी होने के 1 साल बाद बदलाव क्यों। अब आपको ऐसा क्यों लगा कि आप नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए, क्या आपको पहले से नहीं पता था कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होंगे, आपको पता नहीं था कि कितने विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, हम एक बार में एग्जाम नहीं ले सकते, ये चीज नहीं पता, तो ये किसकी गलती है, छात्र की या आपकी। और अंतिम सवाल, अगर इसके वजह से असफल होते तो जिम्मेदार कौन। अगर ऐसे विद्यार्थी जिनको लग रहा है कि वो सीबीटी में पास है और टाइपिंग उनका अच्छा है, लेकिन आपके नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में उनका मार्क घट जाता है और वो फेल हो जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन होगा देगा इसका जवाब। आप भी कमेंट करके बताइए, इसका इसका जिम्मेदार कौन है, बेल्ट्रॉन जिम्मेदार है कि आप खुद जिम्मेदार है। और यदि इस वीडियो को यहाँ तक देखिए तो जरूर इस पर हमको राय दीजिए कि ये जो हम मुद्दा उठाए हैं ये सही उठाए कि गलत। मिलते हैं आगे इसी और मुद्दा के साथ, चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि आगे आपको इस पे बहुत सारा जानकारी हम देने वाले हैं। थैंक यू।